80 का जो दशक था वो सोवियत यूनियन के लिए बहुत ही बुरा दशक था, दो तरीकों से। एक, उनकी इकोनॉमी चरमरा रही थी, उसके कई कारण थे कि एक तो कि उनकी जो अर्थनीति थी वो थोड़ी सी कुछ मूलभूत समस्याओं का शिकार थी, जो डिस्टॉर्शंस की हम बात फिर कभी करेंगे जब उस बारे में बात करेंगे। दूसरा, वो एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, जैसे अमेरिका अभी कुछ साल पहले अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा था, उसी प्रकार से सोवियत यूनियन 70 और 80 के दशक में अफगानिस्तान में एक युद्ध लड़ रहा था, जिससे बहुत खर्चा भी हो रहा था और जान माल का नुकसान भी। तो उससे हुआ क्या कि जो और एक मिनट, एक बात याद रखने वाली है कि अमेरिका अफगानिस्तान में जब लड़ रहा था तो कोई विरोधी नहीं था। जब 1979 में सोवियत रूस वहाँ गया, उसके बाद अमेरिका ने जो है साधन खूब दिए मुजाहिदीन को, और ये है चार्ली विल्सन्स वॉर में। चार्ली विल्सन्स वॉर काफ़ी सत्य है, और असल में मेरे जो लेखक, मेरे जो साथ के लेखक हैं, को ऑथर को क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब मेरे सह लेखक, हाँ सह लेखक जो हैं वो ग्लेन कार्ल हैं। वो CIA से रिटायर हुए। हमारा एक पॉडकास्ट है अंग्रेजी में, द डायलेक्टिक बाय फेयर ऑब्जर्वर, बाय द राजपूत एंड द वॉस्प। तो आप समझ सकते हैं कौन राजपूत है कौन वॉस्प है। वॉस्प मतलब वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। तो वो जो कहानियाँ सुनाते हैं, वो तालिबान से नेगोशिएट कर रहे थे 2001 के पहले। तो ये जो चार्ली विल्सन की कहानी है वो फिल्म से भी कुछ मायने में ज़्यादा रोमांचक है। और अमेरिका ने $1 बिलियन लगाए कोवर्ट वॉर में, स्टिंगर भेजे, क्या क्या नहीं भेजा, तो एंटी टैंक मिसाइल्स भेजी, सब कुछ भेज दिया इन्होंने अफगानिस्तान को। और ये तो लंबी कहानी हो जाएगी, उन्होंने कैसे समझाया, कैसे जो है कॉमिक बुक बना वगैरह, गिरा विरा के कैसे स्टिंगर को जोड़ना है, क्योंकि किसी को पढ़ना ही नहीं आता था। अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन बुकलेट आई, किसी को अंग्रेजी आती नहीं थी। 98%, 98% जो हैं निरक्षर थे। फिर फारसी में गिराई, तब भी लोग बोल लेते थे, फारसी पढ़ नहीं पाते थे, तो कॉमिक बुक गिराई गई। तो वो बड़ी विचित्र कहानी है। पर यह है कि उस सहायता से, अमरीकी सहारा, और उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल था, उसमें इजराइल भी शामिल था, उसमें इजिप्ट भी शामिल था, और उसमें हमारे जो है अभिन्न मित्र जनरल ज़ियाउल हक भी शामिल थे। और वो डिमेल्लो जो हैं, जाने भी दो यारों, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, तो खूब पैसा लेते थे, मुजाहिदीन में लगाते थे, थोड़ा कश्मीर में भी लगा देते थे। हाँ, वो बात वही हो जाती है ना कि भाई डुअल यूज है। अगर वो पश्चिम की तरफ भेजा जा सकता है तो पूर्व भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था उनके लिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बहुत जरूरी बात है ये समझने वाली कि दरअसल एक इंसर्जेंसी फोर्स जो होती है, एक रेबल फोर्स जो होती है, उसके पास हमेशा जो हथियार होते हैं वो एक राज्य के अनुपात में कम होते हैं, खासकर हवाई हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी के जो वेपन होते हैं। तो हुआ क्या कि जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में पहुंचा तो उनके पास हवाई जहाज थे, उनके पास हेलीकॉप्टर थे, अच्छी आधुनिक बंदूकें थीं, जिनसे कि वो बहुत जल्दी पूरे के पूरे देश पे काबिज हो गए। लेकिन जब अमेरिका ने वहाँ के जो इंसर्जेंट्स थे, जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, उनको हथियार देने शुरू किए, तो धीरे धीरे बाजी पलटने लगी और अब सोवियत यूनियन के लिए लड़ाई उतनी आसान नहीं रह गई थी। और अतुल सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छी बात करी है कि स्टिंगर नाम की एक एयर डिफेंस मिसाइल है जो हवाई प्लेटफॉर्म्स हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उन्हीं सप्लाईज की कुछ यूनिट्स, ये कहा जाता है, करगिल युद्ध में भी इस्तेमाल हुई, जिससे कि भारत को भी नुकसान हुआ। तो होता क्या है कि हथियार जब एक तरीके से एक रीजन में, एक एरिया में आते हैं, तो फिर उनका कोई ऐसा नहीं रहता कि ये सिर्फ उधर ही इस्तेमाल होंगे या दूसरी जगह नहीं होंगे। तो जो पश्चिमी फ्रंट पे यूज हो रहे थे वो कुछ जो हैं ईस्टर्न फ्रंट पे भी आने लगे, और उसका नुकसान थोड़ा सा भारत को भी उठाना पड़ा करगिल युद्ध में, जब हमारे हेलीकॉप्टर्स और हमारे जो हवाई जहाज थे उनको थोड़ा बच के चलना पड़ा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई अगर वो ज़्यादा नीचे फ्लाई करेंगे टारगेट के लिए तो उन पे भी हमला हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि 80 का दशक जो था वो
बहुत त्रासदियां लेकर आया सोवियत यूनियन के लिए। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक बड़ा आदर्शवादी एक विचारधारा थी जिसके साथ युवा वर्ग बहुत जुड़ा था 60s में 70s में, वो छिटकने लगा, वो परेशान होने लगा। अब ये जो एक स्वप्न था, ये स्वप्न जो है वो खंडित होने लगा, और उसकी चरम सीमा जो थी शायद वो तब थी जब चेरनोबिल नाम का एक हादसा हुआ। सोवियत संघ में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो थी वो बहुत ही प्रतिष्ठित मानी जाती थी, और ये कहा जाता था कि बाकी सब कितना भी खराब हो, कुछ भी हो, हम इंडस्ट्रियल काम बड़ा अच्छा करते हैं। लेकिन जब उनका सबसे एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया, और आप इसके लिए HBO की जो चेरनोबिल सीरीज है देख सकते हैं, और वो नहीं है तो एक BBC की बहुत अच्छी सीरीज आई थी कुछ समय पहले, अगर आप ढूंढ पाए वो, तो वो जब हादसा हुआ तो उसके साथ ही साथ लोगों का जो विश्वास था सोवियत संघ में वो टूट गया था। अब वो विश्वास जो है टूट चुका था, लेकिन वो दिखाई उतना दे नहीं रहा था। लेकिन दशक का अंत आते आते अब वो दिखाई भी देने लगा, और उस समय व्लादिमीर पुतिन जो थे वो जर्मनी में थे, और वो सब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। और जब वो देख रहे थे तो ये कहा जाता है, देखिए, क्योंकि इन चीज़ों में क्या है कि कोई भी आपको पीयर रिव्यूड या मान्यता प्राप्त कोई एक कहानी कोई दे नहीं सकता, लेकिन ये कहा जाता है, जो उनका सर्कल है, जो लोग कुछ जानते हैं उस समय में क्या हो रहा था, कि पुतिन और उनके जो साथी थे उस समय जर्मनी में, वो अपने आसपास होते प्रदर्शनों को देखते थे, प्रोटेस्ट को देखते थे, और वो पूछते थे, भाई मॉस्को वाले क्या कह रहे हैं, हमारे लिए क्या आदेश हैं। तो दूसरी तरफ से जवाब आता था कि मॉस्को चुप है, मॉस्को शांत। नहीं, मैं ये कहानी फट से बताता हूँ क्योंकि ये मैंने काफ़ी जगह पढ़ी है। तो हुआ ये कि ये जर्मनी में थे, और जर्मनी में इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। उस समय कर्नल थे, बाबूजी मतलब जर्मन भी बोलते थे, उठते बैठते थे स्टासी के ऑफिसर्स के साथ, तो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। और अचानक जो है ये पूरा जर्मनी में प्रदर्शन, और जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो इन्होंने फ़ोन किया लोकल टैंक कमांडर को, बोला यार हम लोगों को घेर लिया है भीड़ ने, कुछ करो। तो उन्होंने बोला कि भाई ऑर्डर आएंगे मॉस्को से, तभी तो कुछ करेंगे। तो बोला मॉस्को क्या कह रहा है? बोला मॉस्को इज़ साइलेंट, मॉस्को चुप है। तो ये एक सदमा सा लगा, क्योंकि उन्होंने, व्लादिमीर पुतिन ने अपनी आंखों के सामने सोवियत रूस का जो कब्जा था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पे टूटते हुए देखा। और 9 नवंबर 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल टूट गई। वॉल मतलब वो दीवार ही जो ईस्ट और वेस्ट को जो विभाजित करती थी, पूर्व और पश्चिम को, वो तोड़ दी भीड़ ने, या खोल दिए दरवाजे और फिर भीड़ ने ही तोड़ दिया। तो दीवार ही टूट गई। और उसके बाद 2 साल में 1991 में सोवियत रूस बिखर गया। सोवियत रूस टूट के यूक्रेन, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, आर्मीनिया, इतने सारे मुल्क बन गए। और ये टूटता हुआ, छितरता हुआ जब सोवियत रूस पैदा हुआ तो उसके साथ बड़े कष्ट आए। यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन के पास एक समय नौकरी नहीं थी, टैक्सी चला रहे थे, तो उन्होंने बड़ा कष्ट देखा उस समय। कर्नल साहब के बाद ये बिल्कुल आके टैक्सी चला रहे थे। सारा इन्होंने सामान बोरिया बिस्तर बांध के गए जर्मनी से वापस, बर्लिन वॉल के टूटने के बाद, और उसके बाद सोवियत रूस के टूटने के बाद दोबारा ज़िंदगी शुरू की इन्होंने। और ये सदमा व्लादिमीर पुतिन को अब तक सता रहा है एक तरह से। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सोवियत रूस का टूटना सबसे बड़ा 20वीं सदी का हादसा था। Join the conversation at Fair Observer and subscribe to our YouTube channel.